आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। नवाज शरीफ का 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट का उन्होंने साफ तौर पर मशवरा दे दिया है। 3 रुकनी बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं। इस बेंच में साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं। जब मैं बेंच को नहीं मानता तो उनके फैसले को भी नहीं मानेंगे। हुकूमत इनके साथ खड़ी हो गई है और हुकूमत ने कहा कि जी बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, क्योंकि फजल रहमान साहब ने भी आज मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि चंद जजेस इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। जबकि बाबर रहमान ने नवाज शरीफ साहब को चैलेंज दे दिया है जी, वो चैलेंज के बारे में बात करेंगे। जबकि इमरान खान ने ये कहा है कि मुझे नाअहल कराने के बाद ये इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो आज मैं ऐलान करता हूँ कि हम सड़कों पर आ जाएंगे। वजारत दाखिला और ख़जाना नहीं चल रहे तो किसी और पार्टी को दे दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बयान सामने आया है। जबकि खुर्शीद शाह साहब ने तो साफ कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के ज़रिए रास्ता नहीं निकाला तो फिर कोई रास्ता नहीं निकलेगा। वक्त कम है, हल ना निकला तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमाया मुत्तफ़िका आइन पर हमला हो रहा है। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी ये कहाँ हैं, क्यों खामोश हैं? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नवेद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया नवेद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार दानिश्वर हैं। जबकि अनीस मंसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनीस मंसूरी साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। अब सबसे पहले यहीं से आगाज़ करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो इस बेंच को मुस्तरद कर दिया है और बेंच को कह रहे हैं जब मैंने मुस्तरद किया है तो फिर फैसले को भी नहीं मानेंगे। नवेद ज़ुबैरी साहब क्या कहेंगे जब इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि पहले ही बता दिया उन्होंने कि जब हम इस बेंच को नहीं मान रहे, फैसला भी नहीं मानेंगे तो फिर मामला किस तरफ जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब किस हैसियत से बोल रहे हैं। ना तो वो PMLN के सदर हैं, ना कोई ओहदा। वो इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं और वापस भी नहीं आ रहे। अगर क्या ही अच्छा होता ये बातें यहाँ पर आके करें तो उनकी बात का वजन भी होगा। फिर वही अपोजिशन के पास फिर यही कहना होता है कि बाहर से बैठ के एक आदमी डिक्टेशन दे रहा है, उसकी ख्वाहिशों पे पाकिस्तान चलेगा तो फिर यही हाल होगा। किसी एक फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात पे तो अमल दरामद आप करा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये बात शहबाज शरीफ की तरफ से अगर मैं समझूँ या PMLN की तरफ से समझूँ कि 3 जजों का फैसला हम नहीं मानेंगे, तो ये उसी तरफ जा रहा है भाई, जिस तरफ मैं देख रहा हूँ, जिस तरह मैं इशारा कर रहा हूँ कि ये उस गड्ढे में गिर रहे हैं कि जिससे फिर निकलने के लिए जो ना फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। अभी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कभी वहाँ से कभी यहाँ से, और जब ये गिर जाएंगे ना फिर आप देखिएगा सरवर कि ये किस तरीके से इस तरह हमने गिरते हुए अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ें देखी हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये किस घड़े की तरफ जा रहे हैं। और ये अगर फैसला नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो बता चुके हैं, उनके पास एक आईनी पॉइंट है, वो फौज को कह सकते हैं आइए, फौज मना कर दे फिर फौज मसला नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी फौज को कि मेरे फैसले पे अमल दरामद कराएं। और अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है किसी को तो वो उस पर इम्प्लीमेंट करने का पाबंद होता है, अदरवाइज़ वो कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतना पड़ेंगे। बहुत संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कोई भी आर्टिकल 6 हो या 7 हो, 6 हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। आपको जो हुक्म दिया गया उसकी आप हुक्मदूली कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं? कोई जवाब, कोई जंग लगी हुई है कि मुल्क में क्या हो रहा है, मतलब फौज क्या बोलेगी कि हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। इसीलिए वो इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहते। बार बार ये बोला जा रहा है कि आप बैठ जाएं, आपस में बात करें। आपस में सियासी जमातों को तय करना होता है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्या हो रहा है। आइन ये कहता है, और जब ये तय नहीं कर पाते तो आइन ये कहता है फिर ये जज फैसला करेंगे। उसको ना मानने का बहरहाल दोनों तरफ से है। क्या ही अच्छा होता कि फुल कोर्ट बन जाता तो ये सब चीज़ें ही नहीं होती। अनीस मंसूरी साहब, अब होगा क्या? क्योंकि अब ज़ाहिर है फैसला भी बता दिया उन्होंने और ये भी कह दिया जब हम बेंच को नहीं मान रहे तो फैसला भी हम तस्लीम नहीं करेंगे, और ये तो पहली बात चल गया। अब गो के फैसला ये उनके हक़ में होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन उन्हें शायद अंदाज़ा है कि फ़ैसला क्या आने वाला है और वो क्या हुकूमतूली कर रहे हैं या आइन और कानून को जानते हैं। उनके लोगों ने बता दिया, उनको सीनियर वकला ने, तो पहले ही उन्होंने कह दिया हम तो नहीं मानेंगे। अब होगा क्या? क्योंकि जब पहले ही कह दिया कि हम तो फैसला नहीं मानेंगे, और इमरान खान साहब मज़ीद हैं, 90 दिन में आइन और कानून के तहत इलेक्शन होने चाहिए। आप किस तरह देख रहे हैं कि अब क्या होने जा रहा है? या तो यही होने जा रहा है जिसकी बात आज मुसलसल कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में नवेद ज़ुबैरी साहब, आज खुर्शीद शाह साहब ने वही कह दिया कि फिर कुछ भी हो सकता है, जो कुछ सोच सकते हैं आप फिर वही होगा। बहुत शुक्रिया अली आपका। अव्वल चलिए, पहली बात, आपके 3 सवालात हैं तो 3 सवालात का एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहली बात यह कि आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले को नहीं मानेंगे। ना माने,
ये कौन साथ खड़ी हुई आज उन्होंने सबने मशवरा करने के बाद टेलीफोन गुफ्तगू की नवाज शरीफ साहब से और मुत्तफिक का ये बाहर आया फैसला कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं नवाज शरीफ। देखिए ना माने, सही अव्वल बात, पहली बात ये आ जाती है कि ना माने, क्या होगा इसका? ना मानने के बाद सवाल ये आता है कि पहली बात हम ये देखते हैं कि क्या नहीं मानेंगे वो, कोर्ट क्या फैसला दे सकती है। अब अदालत को सबसे बड़ा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये बार बार कहा जा रहा है कि अदालत फौज को बुला सकती है। चलिए अदालत फौज को बुला के क्या करवाएगी? पहले मुकदमा देखते हैं। मुकदमा ये है, केस ये है पीटीआई की तरफ से कि जनाबे वाला हमने ये तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने, उस तारीख पर सदर साहब ने जो तारीख दी थी उस तारीख पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? सही है, और इलेक्शन कमीशन ने तारीख आगे बढ़ा दी है, ये बढ़ाना ठीक नहीं है। और उन्होंने जवाब पेश कर दिया कि जी माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल, सही ना? ठीक है। अच्छा, अब मसला यह है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आया हुआ है इन साहिबान को, वो जज साहिबान को, वो ये आया हुआ है कि जो उन्होंने यकुम मार्च का फैसला दिया था उसे ही नहीं मान रहे, कि ये सदर साहब का इख्तियार ही नहीं कि वो तारीख दे सके। जब अभी तक ये मामला है कि भाई आखिर इख्तियार किसके पास है कि वो तारीख दे? अगर आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी तारीख दे दी, ठीक है, आप उसको मान लीजिए। अब फौज आकर करवाए, भाई मुझे कोई ये बता सकता है कि फौज किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का इस्तेमाल करेगी? अमल दरामद कराने के लिए फिर नहीं अमल क्या option क्या है? चीज अमल दरामद? यही चीज अमल दरामद ना कि जनाब तारीख दी जाए। फौज किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे? इलेक्शन कमीशन नहीं, अगर ये फैसला होता है कि जी 90 दिन में ही इलेक्शन होने हैं, अब तो मुमकिन ही नहीं है ना 90 दिन। 90 दिन इसलिए मुमकिन नहीं है कि 90 दिन आपके खत्म हो रहे हैं 22 अप्रैल को। रमजान की वजह से आपने 6 दिन का मार्जिन दिया था, 30 तारीख की आपने अनाउंसमेंट की हुई थी। अब तो 90 दिन मुमकिन ही नहीं है। अगर आप आज भी अनाउंसमेंट करते हैं तो ज़ाहिर लोगों के कागजात नामजदगी जमा करवाना, इलेक्शन कैंपेन का चलना, तमाम चीज़ें मुमकिन ही नहीं है। यानी कि 1 महीने के शेड्यूल के अंदर अगर आप ये देखें तो अच्छा ये भी सवाल वैसे ही नहीं है। फैसला अनिस मंसूरी साहब, ये जो फैसला हुआ था 30 अप्रैल का, ये भी 90 दिन के बाद का फैसला है, बिल्कुल सही ना? तो अब अगर इसका आगे हम लेकर जाएं तो आप मुझे बताइए कि फौज क्या आकर करेगी? ये जज साहब ये कहेंगे चलिए सुल्तान साहब आप उतरिए कुर्सी से, ये एक ब्रिगेडियर साहब यहाँ आकर उधर बैठेंगे, ये बोलेगी? ये आपका फैसला करेगी? इसके अलावा मुमकिन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखें, जो तो अभी समझते हैं कि ऐसा फौज थोड़ी अगर हो आएगी सकता तो है फिर कि क्या एक होगा? अथॉरिटी के ऊपर फौज को बैठा दिया जाएगा, ये कहने वाली बात जुबैर है। साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी फौज आ गई तो वो जाते हैं आपके कहने पर, जाते फिर अपनी मर्जी से, ये कहना चाह रहे हैं आप वो नवाज शरीफ ने जो कहा था कि ये कराची उस वक्त इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन होता था, सही, और ये वापडा है, इसके ऊपर आपने एक हाजिर सर्विस को बैठा दिया, नवाज शरीफ ने बैठाया था ना। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, ये अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के लिए फिर आपको और तब्दीलियाँ करनी पड़ेगी कि जनाब उस अथॉरिटी का जो सरबराह होता है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे अवाम मुंतखब करते हैं। क्या आप आइन को तोड़ मरोड़ कर डाल कर कहीं फेंकना चाहते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं ये सब हवाई बातें हैं, डरा धमका और सियासी बयान। जनाब अगर इजाज़त हो तो। जी 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 आप बात करें। अनीस भाई, आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, आपने पहले फौज आते नहीं देखी, फौज को नहीं आप देखा? ये कहे ना माशाल्लाह चाहते हैं आप। ये बात देखें, अब थोड़ा सा थोड़ा सा बर्दाश्त करा करें। जब आपने बोला मैं कितना खामोश सुनता रहा, अब थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। नहीं, अच्छा, पीपल्स पार्टी का या ये एक बड़ा है थोड़ा सा मामला। टाइम और दे दें। अच्छा, ठीक। थोड़ा सा और। नहीं, आप थोड़ा सा नहीं, आप बात करें। बड़ी मेहरबानी आपकी। देखें, जब फौज को इस वक्त फौज गैर कानूनी तौर पे नहीं आ रही, कोई वो लेके नहीं आएगी आइन को तोड़ के, आइनी तौर पे फौज को बुलाया जा रहा है। पॉइंट और किस काम के नोट लिए? करें, लिखे कोई कागज अगर किस है काम आपको। के लिए? मुसलमान के लिए कि इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई हमारी अमल दरामद नहीं कर रहा। जब फौज आ जाएगी तो कैसे जजों से काम कराया जाता है, कैसे इदारों से काम कराया जाता है, ये सारे इदारे बड़ी तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, बड़ी एफिशिएंसी से काम कर रहे होते हैं। आपने भी देखा, हमने भी देखा और बारहा देखा। होता यह था, पहले खुद आ जाती थी, हम देखते थे अचानक जो है टीवी स्टेशन ये हो गया, फला हो गया, 1-2 घंटे की जो गाने कौमी तराने आए, उसके बाद इस बार कुछ भी नहीं होगा। उनको तो बुलाया जाएगा, आइए जी आप ये सही करें। वो आएंगे नहीं, वो आइनी तौर पे आएंगे, इसलिए कोई जजों से नया हल्फ नहीं लिया जाएगा पीसीओ के तहत। वो सब कुछ मौजूद होगा, फिर वो बताएंगे कि क्या होता है। नहीं, वो क्या करेंगे, वो एक इंटरम गवर्नमेंट कायम करेंगे। इंटरम गवर्नमेंट कायम करके एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आप कराएं, और उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ होगा जजों का कि उस टाइम पे, और जजों का हो सकता तहफ़्फ़ुज़ है तो फिर होगा। ये एक नारा बीच में लग जाए कि इलेक्शन से पहले एहतसाब, फिर इन सियासतदानों को लग पता जाएगा कि इन्होंने क्या किया। नहीं तो आप नहीं समझ रहे, नहीं तो इसमें जुबैर साहब 63 आ गया,
कुछ इस किस्म की चीज़ें आ गई तो पूरी कौम इनके साथ खड़ी होगी। मैं आपको बता दूं, आप क्या समझते हैं, मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूं कि फुजाना खाता चले 2% ही सही, मेरी बात आप बाय कर लें थोड़ी देर के लिए, कि उन्होंने बुलाया, वो आ गई, ये गवर्नमेंट खत्म कर दी, कितने शहरों में मुजाहरा होगा इस गवर्नमेंट के खत्म होने पे? नहीं होगा, नहीं होगा, मुजाहरा नहीं होगा। लेकिन आपको पाकिस्तान ये के नहीं लगता आईनों जुबैर का साहब? आग लग जाएगी? नहीं, मुमकिन नहीं है। देखिए ये सूरत हाल हो सकती है कि वो आकर खुद कहे कि भाई हम आ गए, चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए हम, जो मुशर्रफ साहब ने कहा, और अब सब खत्म हो गया, उसके बाद अदालत ही उनको इंडोर्स कर दे, वो एक अलग बहस है। खुद अदालत ही बुला रही है तो? नहीं हो सकता, वो अदालत नहीं बुला सकती है। अदालत पाकिस्तान से आईने पाकिस्तान की नफी कर रहे हैं, नहीं नहीं बुला सकती? नहीं, वो उनको अपनी किसी काम की मदद के लिए बुला सकती तो है, उनका लेकिन काम किसी ही अथॉरिटी यही के इसी लिए मदद तो के लिए। भाई वो कोई उसमें कैसे उनको- मदद के लिए बुलाएगी? अगर इलेक्शन कमीशन को क्या वो इलेक्शन कमीशन वो ये कहेगी जाए आप इलेक्शन कमीशन को जाकर बोलेंगे आप जो है वो ये करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यार आप भी यही बैठे होंगे, हम भी यही बैठे होंगे, और हम देख रहे होंगे कैसे डेटिंग मिल रही है। नहीं तो ये चलें, आ जाए नहीं थोड़ी तो देर जुबैर में। साहब चले इस पे बात भी कर लें कि स्ट्रेटजी ये तो नहीं ये है नहीं होना चाहिए, ये हुकूमत आखिरी की। ऑप्शन है जिसकी तरफ हम और आप और 12 मीडिया, 12 कॉलम निगार, 12 तज्जिया निगार बोल रहे हैं कि ये उस तरफ जा रहा है। जो खुर्शीद शाह ने बोला, इमरान खान ने बोला, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अमीन मीर ने बोला, ठीक ठीक ना? है, लेकिन इसमें कि एक बड़ी भाई अहम आप उस चीज़ तरफ ये जा है। रहे हैं और ये उस तरफ चले जाएंगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अच्छा, इसमें अनीस मंसूरी साहब, ये आपको ये नहीं लगता कि मामले को तूल दे रहे हैं ताकि अलवी साहब और चीफ जस्टिस साहब रिटायरमेंट लेकर घर चले जाएं और उसके बाद फिर फैसला हो? मैंने आपसे यही अर्ज़ किया था, कल मैंने आपको खबर दी थी एक, कि जनाब मेरी मालूमात के मुताबिक ये जितना भी मामला है ये अगस्त सितंबर तक ऐसे ही जाना है। अगर निगरान हुकूमत आ जाती है और निगरान हुकूमत नहीं तो ये निगरान हुकूमत, सर निगरान की एक मिनट रुकिएगा, ये निगरान हुकूमत 3 माह के बाद किस तरह रहेगी? क्यों? आपने इस वक्त आपके अजीज़ बहुत करीबी दोस्त जनाब मोहसिन नकवी साहब को रखा ना, आपने 3 महीने का 3 टाइम माह 6 का महीने बढ़ा टाइम दिया। है। नहीं, आपने मोहसिन नकवी साहब को रखा, ये जो बड़े इज्जत माप अपने आप को कानून आइन का सबसे बड़ा पासदार के कर एक टीवी चैनल चलाते हैं और वहां पर हर वक्त ये तकरीर होती है आइन और कानून, बड़े बड़े साफी बैठकर उधर बात करते हैं, उन्होंने ही किया ना। सर किस तरह होगा ये? 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आई है, ये किस तरह रहेगी अगस्त तक, अक्टूबर तक? देखिए, अक्टूबर का टाइम दे दिया आपने, ये क्या गैर कानूनी नहीं होगी, गैर आईनी नहीं है ये? मैं बड़े ही बोझे दिल से ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे ये हो, लेकिन अगर ये फैसला नहीं माना गया तो फिर जो होगा वो आप लोग देखेंगे, और किस तरीके से होगा वो भी कौन सा देखेंगे। हमने फैसला? देखा है जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, अगर उसको कोई पार्टी नहीं मानेगी, ये सज्जाद अली शाह का कोर्ट नहीं है। का जमाना नहीं है, ना वो कोर्ट है, ना आप इस तरह हमला कर सकते हैं, ना ही आप आज उस तरह के पावरफुल हैं। नवाज शरीफ साहब शायद उसी जगह पे रुके हुए हैं, उनकी ख्वाहिशों पे 25 साल पहले ही रुके हुए हैं वो। हाँ, ये नहीं चलेगा। देखिए, इनको करना पड़ेगा, वरना ये 3 महीने के लिए नहीं आएगी। अगर जो भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई, इंटरम गवर्नमेंट आई, फिर वो लंबे टाइम इसका लिए। जवाब आप दीजिए, 22 निगरान वर्ष हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा किस आइन और कानून के तहत रहेगी? सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा, रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट देगा उसको, ये एक हर अलग चीज बहस है। की चीज सुप्रीम कोर्ट देगी। तो आइन और एक साल कानून के लिए में दे दे। गुंजाइश है इस बात की? जब सुप्रीम कोर्ट किसी 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए आते हैं ना वो लोग। नहीं, ये एक बड़ा फर्क है, ये टेक्निकल फर्क है। आप क्या साल तक घसीटेंगे उसको? ये टेक्निकल फर्क है, ये टेक्निकल फर्क ये है कि अगर टेक्निकल फर्क ये है कि आइन में ये तो दर्ज है। या असम्बलियाँ बहाल हो जाएंगी? असेंबलियां लग वो इमरजेंसी लग सकती है। देखें, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि ये अगर असम्बली में बहाल की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये भी खिलाफ आइन होगा। देखें वो तो खुद उनके वकील कह चुके हैं ना, कि उनके वकील जो इमरान खान के वकील है, उन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठकर ये कहा कि अगर आप आइन के तहत अगर 3 माह में इलेक्शन नहीं करवाते तो ऑटोमेटिकली परवेज इलाही साहब की हुकूमत बहाल हो गई और हम इस हवाले से जाएंगे अदालत में, ये उन्होंने कहा है। सही है, तो ये जो बात इमरान खान कह रहे हैं ये तो उनके पहले लोग आकर कह चुके हैं। सो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अली के इस वक्त जो सारा सिस्टम चल रहा है या जिस सिस्टम की बार बार ये बात हो रही है कि अदालत फैसला दे देगी, अदालत फैसला देगी। देखिए, अदालत इस वक्त जिस बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जैसे अभी हमारे नवेद भाई ने भी कहा कि ये सज्जाद अली शाह वाला दौर नहीं है, तो ये भी याद रखें कि साकिब निसार वाला दौर भी नहीं है कि जज आपकी मर्जी से आपकी मंशा के मुताबिक सारे फैसले करता रहे। ये खुसा साहब वाला दौर भी नहीं है कि जनाब जो आप कहें वो फैसला हो जाए। तो ये इस वक्त सारा मसला यह है कि पहले जो ये मामला था कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब प्रेशर करते थे, उनका फैसला हो जाता था, फिर अब एक बार इमरान खान साहब ये सारा वक्त था, अब वो दौर भी नहीं है, तो दोनों फंसे में। तो ये जो बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जी इस बेंच में भी साकिब निसार ज़्यादा लोग शामिल हैं, जबकि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी वो कहते हैं कि जनरल बाजवा की बाक़ियात वहाँ भी बाकी हैं, अदालतों में भी उनकी बाक़ियात बाकी हैं, इसलिए ना उनको तस्लीम कर रहे हैं ना उसको तस्लीम कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक बड़ी अहम बात कि मुत्तफ़िका आइन पर जो पीपल्स पार्टी के बानी ने तोहफ़ा दिया कौम को, तो उस पर हमला हो रहा है और पीपल्स पार्टी खामोश है। देखिए, अभी कहना कब्ल वक्त है,
ये उस वक्त अब पीपल्स पार्टी को सारी कौम मॉनिटर कर रही होगी और भी जो जमहूरी पार्टी है उसको कर रही होगी, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगी और ये फैसला नहीं मानेंगे उस वक्त मैं खुद देखना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है और पीपल्स पार्टी आइन के तहत बात करती है या वो। तो पीपल्स पार्टी का आपको डायरेक्शन नजर नहीं आ रही? जो आज कहा है उन्होंने कि हम तो फुल कोर्ट के जरिए रास्ता निकालें, वरना तो फिर हम भी साथ ही खड़े में। देखिए उनकी अभी भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि फुल कोर्ट बन जाए, पीर तक भी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं बनी फुल कोर्ट, नहीं बनी फुल कोर्ट और इसी कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो फिर तो उसकी जरूरत नताज होंगे। देखिए उससे पहले मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी भी 2 दिन हैं, ये फैसला सियासतदानों ने मिल बैठ के करना है कि वो आपस में मिल बैठ के करके अगर सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे वो मान लेंगे कि भाई अगस्त में करा लो, चलो सितंबर में करा लो, ये उन लोग को फैसला करना ना, दे दी ना अक्टूबर की तारीख दे दी, मान जाए। ये उनकी है, ये बैठ के, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो बैठ के फैसला करेंगे कब करने हैं, जब वो फैसला कर लेंगे आपस में तो वो बताएं भाई ये हम इस पर राजी हैं, उस तरीके से उससे 3 महीने पहले इंटरिम गवर्नमेंट एक हल तो फिर जब ये फैसला ही नहीं करेंगे तो अदालत क्या करेंगी। लेकिन 8 अक्टूबर का जो टाइम दिया है, आपको लगता है अनीस मंसूरी साहब कि अगर जनरल इलेक्शन का ही सारी पार्टियां बैठ के ऐलान कर दें, चले जी अक्टूबर में पंजाब के के क्या करेंगे, फिर पूरे पाकिस्तान करा लें, तो इमरान खान साहब तस्लीम कर लेंगे इस बात को? देखिए इमरान खान साहब तो इससे किसी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब बहुत सारी बातों के लिए बातचीत करना चाहते हैं और वो बातचीत इसलिए करना चाहते हैं कि उनके पास अब वो ताकत के मंबे नहीं रहे। इस्टेब्लिशमेंट उनके हाथ से गई तो उसके बाद उनके पास ताकत का मंबा था अदलिया। अदलिया में अब ये जो आपको तकसीम नज़र आती है, उसके बाद इमरान खान साहब इंतहाई मायूस हैं। ये इमरान खान की सियासत का पहला वक्त है, एक ख़ास तौर पे वो वक्त था कि जब उन्हें एकदम से मालूम हुआ था कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, तो वो मायूस हुए उस वक्त, और उसके बाद उन्होंने फिर उनको एक जोर मिला। इस बार वो इंतहाई मायूस हैं और अगर वो ये धमकी भी देते हैं, जिस तरह आपने भी कहा भी कि उन्होंने कहा है कि हम और सड़कों पर ऐलान कर दिया, देख लिया उन्होंने क्या कर लिया। देखिए मैंने आपको कल भी एक बात कही थी, जब ये कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट तो एस्टैब्लिशमेंट से अब इन्होंने बात की तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एक बहुत क्लियर वाज़ह बोला आपको जो करना कर लीजिए, आपने हमें बदनाम करना था कर लिया, आपने सड़कों पर आकर हमारे खिलाफ जो कुछ कहा, आपने सोशल मीडिया पर जो कुछ आकर कहा कर लिया, कर लें और जो कुछ। अब ज़ाहिर है वो हर आजमा चुके ना, जितना लोगों की तस्लील कर सकते हैं उन्होंने कर दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं, अभी भी कोई जवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा है आज नवाज ज़ुबैर साहब के ये मुझे नाहिल करने के बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे, और बाजवा पर उन्होंने आज फिर तनकीद की है कि बाजवा एक दिन कुछ कहता है दूसरे दिन मुकर जाता है, और बाजवा के ख़िलाफ़ जो है एहतसाब फ़ौज के अंदर से होना चाहिए। वो कह रहे जी किसी को नहीं करें, फ़ौज को ही करना चाहिए। और उन्होंने एक और बात की कि बाजवा भारत से दोस्ती चाहते थे और इसके लिए उन्होंने मुझ पर दबाव भी डाला, लेकिन मैंने तस्लीम नहीं किया, उनके दबाव में मैं आया नहीं। 3 अलग अलग बातें हैं। देखिए बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, ऑफ कोर्स वो फ़ौज के अंदर से होगी, फ़ौज के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और वो उसके तहत कार्रवाई करने की वो अपील कर रहे हैं, ऑलराइट, उनका हक है, उन्होंने कर दी। अब सुनने वालों की मर्ज़ी है कि उनके खिलाफ इतनी चीज़ें हों कि वो कार्रवाई करें, लेट्स सी। और दूसरा बाजवा ने उनको क्या बोला, दोस्ती क्या की, देखिए ये इमरान खान की वो गलतियाँ हैं, यही वो चीज़ें हैं जब एक प्राइम मिनिस्टर हल्फ में होता है, जो कॉन्फिडेंशियल बातें एक्सचेंज होती हैं वो पब्लिकली नहीं कही जाती। कोई बताए इसको अब मैं कोई जुमला ऐसा ना निकल जाए, कोई बताए इसको बताने वाले कि जब प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ का ओथ लेता है उसमें ये लिखा होता है जो बात मेरी नॉलेज में आएगी, जो चीज़ मुझे स्टेट की कॉन्फिडेंशियल होगी वो मैं पब्लिक नहीं करूँगा, टिल डेथ नहीं करूँगा। मगर वो तो ऐसी बातें कर रहे थे, इस बात के लिए तो क्या है, तीसरी बात क्या कहती क्या आपने? अच्छा, बाजवा पे जो खासतौर पर कह रहे हैं जी झूठ बोलते हैं, एक बात कुछ कहते हैं फिर मुकर जाते हैं तमाम चीज़ों से, सुबह कुछ कहते हैं शाम कुछ कहते हैं। अच्छा जी, बाबर अवान साहब ने नवाज शरीफ साहब को दे दिया इस चैलेंज। वो ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं NRO+ के बगैर पाकिस्तान की किसी भी अदालत में पेश होकर दिखाएं, मेरा खुला चैलेंज है उनको। तो किस हद तक बात दुरुस्त है यानी मंसूरी साहब? देखिए एक तो बाबर अवान का इतना कदर नहीं है कि वो नवाज शरीफ पर बात करे, सही है। वो बाबर अवान की हैसियत जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहकर वो आसिफ अली साहब के बड़े करीबी दोस्त बनकर जो बातें किया करते थे, बाद में वो कर गए। एक तो उनका वो कोई स्टेटस नहीं है कि बाबर अवान की बात और नवाज शरीफ को चैलेंज, हाँ चैलेंज। तो ये मोहरे जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं, ये मोहरे ही हैं कि जो बातें बयानात करते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन इस पे ये जो नुक्ता उनका ये है कि आपको के लिए ये सोच लें, ये नहीं देखे कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो आपको नहीं लगता कि बात तो दुरुस्त है कि मियां साहब आते नजर नहीं आ रहे आपको? मियां साहब आते नजर नहीं आ रहे। देखिए अब आपने उसकी बात मियां साहब भी आ रहे हैं। अब आपने उसकी बात कही कि NRO2, सही है।
NRO2 का मतलब यह है कि क्या आपको वहाँ से रिलीफ मिला। नवाज शरीफ को NRO2 तो आपने खुद ने अपनी गवर्नमेंट में दे दिया था जब वो मुल्क से बाहर गए, आपने उसको दे दिया। तो इनकी गवर्नमेंट ने दिया या यार गवर्नमेंट ने दिया यार, अगर मैं चाहता, अगर मैं वजीर भाजपा आजम साहब होता, कोई रोल नहीं है। 4 वीक के लिए देखिए दिया था। अगर मैं 4 वजीर वीक के आजम लिए दिया हूँ था ना। सही, और बाद में मैं ये कहूँ, पहले मैं कहता था मेरे होते हुए अगर कोई करके दिखाए, उनके आगे हो गया, भाजपा साहब का चले कोई गए। इससे अमल दखल नहीं है। नहीं हो या ना हो, देखिए बाजवा साहब, अब आप किसी को भी ब्लेम देना, मैं अगर कल ब्लेम दूंगा यार ये इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से नहीं, मैं क्योंकि responsible- भाजपा साहब ने NRO जब मेरी टू शकील जो था। रहमान को कहते हैं जी बीमार था, मैंने इमरान को कहा छोड़ इसको, मैंने छुड़ा दिया, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ तो कहा होगा। देखिए अभी आपने बात कही थी, आपने पहला जो सवाल भी ये पूछा था कि बाजवा साहब बयान बदल देते हैं, इमरान खान ने कहा, तो वो इमरान खान के नक्शे कदम पर है, दोनों इंसाफी हैं। बकौल वो उस इंटरव्यू में तो ये भी कहा गया है ना कि दोनों ही इंसाफी हैं, तो यहाँ यू टर्न लेना तो एक आम मिजाज है। खैर वो नुक्ता नहीं है, नुक्ता सारा ये है कि ये जो बात है कि क्या नवाज शरीफ को NRO2 मिल चुका है। देखिए वो जो NRO को हमने बदनाम कर दिया है, हमेशा हम बदनाम कर देते हैं। रिकन्सिलिएशन हमेशा होता है, हर जगह पर मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है। जो NRO हुआ था, मैं उस NRO को बिल्कुल ठीक समझता था उस ज़माने में भी, और मैं उन चंद सहाफ़ियों में से हूँ कि जिसने उस ज़माने में बड़ी तनकीद बर्दाश्त की। किसके दरमियान में हुआ था वो? देखिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त, और बेनज़ीर भी थी क्या? बेनज़ीर भुट्टो साहबा, देखिए वो सही था, होता है जब कभी भी हुआ तो ना, यार होता ज़ुबैर साहब है, गौर कीजिएगा, NRO देखिए होता है नेशनल यार, रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। देखिए, ये ये कब होता है। निकला था, एक मिनट में तारीख दुरुस्त कर दूं पहले बोलूं। ये एक ऑर्डिनेंस था जो मुशर्रफ ने निकाला था, और ये नवाज शरीफ की जब वो जेल से निकल के सऊदी अरब जा रहे थे, उनके दरमियान एक रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उनको निकालने के लिए हुआ था। और वो फिर जिसने देखा वो कितने संदूक लेके चले गए थे और कितने साल के लिए गए थे, अब कॉन्फिडेंशियल नहीं रही, बहरहाल 10 साल के लिए गए। कॉन्फिडेंशियल रही। फिर आगे सऊदीज ने भी, उन लोगों ने सबने बता दिया कि क्या किस मोहतरमा कोई रोल नहीं है इसमें। वो था NRO। उसके जो बाद जो मोहतरमा का हुआ, जो उसके बाद बात होती रही, वो तो सियासी बातचीत थी, वो हो रही थी, जो अभी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। और लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ का सवाल था जो उन्होंने किया था, जो हम आपसे बार बार कर रहे हैं, ये मत देखें कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। क्या नवाज शरीफ आ सकते हैं बगैर नहीं आ सकते। किसी अगर यकीन दहानी होगी, जेल तो वो जाएंगे नहीं, इसलिए वो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि NRO मिलेगा उसको। इसका जवाब देते सीधा 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 ही जवाब दे रहा हूँ ना, उनको NRO मिल चुका है, अरे मिल चुका, वो आएंगे बिल्कुल आएंगे, हमारे सब बता दूं आपको। पक्का दोस्त बना। अच्छा जी चले, जरा से हम जरा सा हम आते चले हैं। मैं बता देता हूँ आपको, सही है। तय जो शुदा फार्मूला, मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से एक तैयारी हो चुकी है, वो अपील करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको सारा ढांचा बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ, सही है। जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम तय है, उसके मुताबिक ये 20 दिनों के अंदर, 25 दिनों के अंदर अपील करनी है, दायर हो जाएगी। उस पर ये दरख्वास्त लगा रहे हैं कि इसको फौरी तौर पर सुना जाए, सही है, ये भी एक तय। और उसके 1 महीने के अंदर उनके जो उनके ऊपर केसेस हुए थे उसमें ये स्टे हो जाएगा। स्टे होने के बाद जो अभी तक उनके जहन में एक नक्शा है, उस नक्शे के मुताबिक जुलाई के एंड में या अगस्त के बिल्कुल स्टार्ट में नवाज शरीफ साहब यहाँ आएंगे, ये सारे केसेस खत्म होने, साफ सुथरे होकर, तमाम चीज़ों पर जिम्मा होकर सुकून से आएंगे। हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा सबके लिए ऐसा ही होता है। जिसको NRO मिला है, सॉरी NRO को गलत, मैं हमेशा NRO को ठीक कहता हूँ, मैं इसलिए ठीक कहता हूँ क्योंकि सियासी जमातों के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान डायलॉग्स होते हैं, उन डायलॉग्स में चीज़ें पॉलिटिकल, इसको हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल बार्गेन कहते हैं, माहिदा नहीं ये है होती है अली, ये हमेशा होती है, हम उसको गलत कह देते हैं। देखिए वो ऑर्डिनेंस निकला था, बाद में कोर्ट ने उसको वो भी किया था, वो उसकी बात नहीं कर रहा मुशर्रफ वाले की। अभी कोई विदाउट ऑर्डिनेंस कि वो आ सकते हैं कि नहीं, ये सवाल था, इन्होंने पूरा फार्मूला बता दिया, जो खबर इनके पास थी उन्होंने हमें दे दी। अब देखते हैं कि वो अगस्त में आते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि मुझे नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हुए नजर नहीं आते। मेरे ज्योतिषी ने भी कहा था, मुझे भी ये लगता है। हम ज्योतिषी ने कहा है जी ज़ुबैर साहब की वो नहीं आ रहे, और इसी बात पे अब भी मौजूद हैं, कायम हैं नवेद ज़ुबैर साहब। अच्छा जी, कराची की कल हमने बात की थी, जो सानिया रूनुमा हुआ, दूसरा सानिया उसी तरह का, बल्कि उससे बहुत बड़ा सानिया मरदमशुमारी है, जिसमें कराची वालों को कभी भी दुरुस्त नहीं गिना जाता। MQM पाकिस्तान ने फिर मरदमशुमारी पर एतराज़ भी उठाया, वो कह रहे हैं हमें ठीक गिना जाए, वरना फिर गिनवाना पड़ेगा, हमें सड़कों पर आना पड़ेगा इसके लिए। सर ये इस पे तो आप एग्री हैं कि ये जो कुछ हुआ मरदमशुमारी पर, कराची के साथ हमेशा ही ये सलूक होता आया है, फिर यही होने जा रहा है, तो इसका हल क्या है, किस तरह सही गिना जाएगा ज़ुबैर साहब? देखिए इसमें मैं बिल्कुल
इसकी बात की हिमायत करता हूँ कि कराची वालों को भी सही गिना जाए भाई, सही गिना जाए। जितने लोग हैं इतना बताया जाए। एक घर में अगर 15 आदमी रहते हैं तो 15 आदमियों का राशन दिया जाए। 6 आदमी का राशन देंगे तो 6 आदमी भूखे रहेंगे। जब भूखे रहेंगे तो वो कुछ ऐसी वैसी चीज़ करेंगे। तो फिर आप अगर कराची को डिस्टर्ब नहीं करें, कराची को अगर आप सही रखेंगे, ये पूरे मुल्क को चलाने वाला पहिया है, ये पूरे मुल्क को चलाने वाला इंजन है। तो खुदा का वास्ता कराची को जितने वसाइल पूरी दुनिया अपने बिजनेस सिटी को देती है वो दें। ये आप देखें, न्यूयॉर्क को दिया जाता है, पूरे अमेरिका को चलाता है, लंदन पूरे यूके को चलाता है, पेरिस पूरे फ्रांस को चलाता है, इसी तरीके से मुंबई पूरे इंडिया को चलाता है। ये हर तो उसको वो चीज़ है तो उसका हक तो दो ना यार। तो ये देना चाहिए। ये गलती कर रहे हैं और अभी कबलस वक्त है। मुझे ये उम्मीद है अगर पार्टी का कोई किरदार नहीं है। देखिए इस वक्त हर पार्टी को चाहिए इस पे प्रेशर रखें, जिस तरह एमक्यूएम ने कहा, हर पार्टी को उसको ये प्रेशर रखे उस पे कि ये पूरा गिने। नहीं जुबैर साहब, अगर जितना प्रेशर होगा इतने ही ज्यादा गिना जाएगा। नहीं तो अभी अगर तो ये 2 दुरुस्त करोड़ तौर 2 करोड़ 10-20 के करीब लग रहा है। वो तो पहले ही 2 करोड़ का फार्मूला आ गया। लेकिन लेकिन अगर प्रेशर अगर होगा तो ये बढ़ दुरुस्त जाएगा। गिन लिया गया कराची वालों को, सिंध के शहरी इलाकों को रहने वालों को, तो वो जो तवाजुन है कि दही इलाके की तादाद ज़्यादा है, हालांकि उठ कर सब शहरों में आ गए, तो वो कम रह जाएंगे, यहाँ तादाद बढ़ जाएगी, सीटें बढ़ेंगी। फिर ये ना हो कि वज़ीर आला फिर शहरी से आए और पीपल्स पार्टी वाले हाथ मलते रह जाए। देखिए वो दूसरा मरहला है। पहले तो सही गिना जाए, उसके बाद जो उसकी जो फार्मूला तय होगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के हलके में कितने लोग हों और कितनी आबादी हो, उसके तहत फिर वो बैठ के बात करें कि भाई क्या है क्या। सूट नहीं करता उस पार्टी को, कहना चाह रहे हैं आप? मेरा नहीं ख्याल, जब अंजुमन सिंध को भी कम गिना गया था, जब अब आप कुछ भी गिन लें, अंजुमन सिंध की आबादी ज्यादा है शहरों के मुकाबले में। अंजुमन सिंध की आबादी ज्यादा है शहरों से। अगर कराची की आप 2.5 करोड़ 3 करोड़ भी लगा ले तो उधर कम से कम 5 करोड़ लोग जो आ रहे हैं, बसें भर भर के, ट्रेनें भर भर कर, रोज जा भी रहे हैं, ट्रेनें भर भर जा खाली कोई ट्रेनें कहाँ नहीं जा जाते रही हैं हैं। सर, यहाँ खाली लूट ट्रेनें कर नहीं 2 दिन जाती के लिए हैं। गए, फिर वापस आ गए। अवनीश मंसूरी साहब, देखिए अभी भी डबल का फर्क है। अगर सिर्फ हम नादरा का आदाद-ओ-शुमार देखें तो उसके मुताबिक, नादरा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची सिंध शहरी और देही की आबादी अब तकरीबन बराबर है नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक। सही, मैं किसी और के रिकॉर्ड की तरफ तो जा ही नहीं रहा ना। अब आइए आप मरदमशुमारी पर देखिए। इस वक्त मरदमशुमारी की जो सियासत हो रही है, उस मरदमशुमारी की सियासत में कराची शहर को हमेशा की तरह इस बार फिर वही सारे मामला, ऐसा सिर्फ कराची का इशू नहीं है, यही मसला इस वक्त हैदराबाद के साथ भी चल रहा है, सिंध के शहरी इलाकों में सिंध के शहरी इलाकों में मसला चल रहा है। और ये मसाइल वाज़ेह हैं क्योंकि देखिए जो दूसरी तरफ का ओपिनियन है, और ख़ास तौर पर जो एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी हो, एमक्यूएम के कोई भी उसके धड़े हों, सही, उन तमाम की आप बात कर लीजिए, जमात इस्लामी कर लीजिए। इसमें इजाफा करने दीजिए मुझे कि एमक्यूएम का तो ज़ाहिर है एतराज़ है और कर भी रहे हैं वो, इस पर जमात इस्लामी हो या पीटीआई हो, दीगर जमातें इतनी बात नहीं कर रही जितनी एमक्यूएम ने की है। देखिए जमात इस्लामी ने तो बात की है आप, लेकिन जमात इस्लामी क्योंकि आजकल मेयरशिप के लिए ज़्यादा पड़ी हुई है तो वो ज़ाहिर है इस तरह वो सरगर्म भी नहीं उनके लिए इतना मसला, अब देखिए ना, गैस का इतना प्रेशर, गैस नहीं आ रहा, और गैस नहीं आ रही तो हमारे यहाँ इस बार जमात इस्लामी कोई मुजाहरा नहीं कर रही। गैस नहीं आ रही तो इस बार आपको कोई बयान भी नज़र नहीं आ रहा। तो वो जमात को जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है उनको, तो अब वो कह रहे हैं बस सही है, इसी पर इक्तफा करें। यहाँ तक कि उनके एक अहम रहनुमा जो है वो बलूचिस्तान में अभी तक गिरफ्तार हैं, उन पर भी बात नहीं कर रही, जिनको हर जलसे में बुलाकर तकरीर करवाते थे ये लोग कराची में। खैर वो नुकता अलग है। मसला ये कि मरदमशुमारी यकीनन तमाम सियासी जमातों का मसला है और एमक्यूएम पाकिस्तान इस पर एक स्टैंड लेकर खड़ी हुई है, चाहे एमक्यूएम के कोई भी धड़े हो। सवाल ये बनता है कि इस पर हम या एमक्यूएम या कोई भी और सियासी जमात क्या मज़ीद कर सकती है और किस तरीके से इसे साफ शफाफ बना सकती है। इसके लिए यकीनी तौर पर इन्हें दबाव क्रिएट करना पड़ेगा, और जिस तरीके से आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी कहा है कि जब तक वो सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक मसला हल नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि एमक्यूएम सड़कों पर उस ताकत से आ सकेगी, ये एक अलग पावर नहीं है उनके पास, इसलिए वो उस ताकत से नहीं आ सकती। पॉलिसी का भी इशू है, और वो खुद भी क्योंकि हुकूमत वफाक का एक हिस्सा है, सही, और वो ये मामला क्योंकि वफाक का है, ये हम चाहे उस पर लाख ब्लेम पीपल्स पार्टी को देते रहे, वजारतें छोड़ें, बाहर आएं, फिर बात करें। वो वफाक पे उनको प्रेशर देना पड़ेगा, जब तक वो वफाक पे प्रेशर। वज़ीर-ए-आज़म से मिले, उन्होंने बात भी की, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि कुछ उस पर यकीन दहानी कराए हर बार की तरह। पता नहीं कौन सी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है जिसको 3 दिन के बाद पता चलता है कि कराची में इफ्तार और सहर का मसला है और वो नोटिस लेते हैं। सही, आज भी नहीं है, सही, गैस का मसला है। प्रायोरिटी देख लें फिर आप। नवीद ज़ुबैर साहब जो कह रहे थे कराची को जब आप प्रायोरिटी में रखेंगे नहीं। हमें एक प्रोग्राम गैस पे करना चाहिए, और हम करेंगे भी, बल्कि मेरी आपसे गुजारिश है एक प्रोग्राम रख दें पूरा गैस कंपनी में। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, और ये जो कराची की आवाम का, हम सबके घरों का चूल्हे का मसला है, इस पर हम डिस्कस करें, तरीके से करें और कोशिश करें। आज तो सुना है वो एमडी पे कोई एफआईए ने केस वेस भी कर दिया उन पर, उनको या उनके तर्जुमान को लें लाइन पे, उनसे पूछें
उनको तो पिज़्ज़ा खाने की आदत है, बर्गर खाने की, उनको तो शहरी का पता नहीं है कि क्या फुर्सत होता नहीं है। है उनको, गरीब को लोग मसाइल क्या मिलियंस किस में तरह उनकी शहर तनख्वाह है, अवतार तो गुजार रहे हैं। उनको तो नहीं पता कि किस तरीके से शहरी लोग भारी कर रहे भरकम हैं। बिल भेज रहे हैं। तो वो उस पर हम करें। बहरहाल कराची के जस्ट कराची को उसके वसाइल जो है ना और जो उनके मसाइल हैं उसको फौरी हल करना पड़ेगा इनको, और ये मर्दमशुमारी बड़ी अहम है। मैं कहता हूँ खाली एक को नहीं, सबको इस पर प्रेशर करना पड़ेगा, और प्रेशर करेंगे तो ये गिनी जाएगी। किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है ऐसा यहाँ। नहीं है, गैस का इतना कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं है किसी का किसी नहीं की। है यार। वो एक वीडियो हर आप हुकूमत देखें, ने या वो एक वीडियो चल रही है इख्तियार सोशल की मीडिया पर कराची पर। देखें, इमरान खान ने भी एक किया। खातून को उसे घर के बाहर उसके बच्चों के सामने लूटा जा लूट रहा लिया है। गया। मतलब शर्म अफसोसनाक का मकाम है। यहाँ पर अगर एक जरा सी बात हो जाए तो यहाँ सियासी दुकानें इनकी चलना शुरू हो जाती है। इस पर बात नहीं कर रहा लेकिन कोई। यार वो देखिए, वो खातून को उसके बच्चों के सामने, अब उसके बच्चों के जहन में क्या मोहब्बत पाई जाएगी इस सोसाइटी के लिए। वो उसके बच्चे हाथ गोद में बच्चे, 2 बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, उसके हाथ में लूटा जा रहा है। बिल्कुल देखिए मेरे वीडियो। ये जुल्म बर्बरियत इंतहा है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम उनकी तारीफ भी करें, हुकूमतों की, हम हुकूमत की तारीफ भी करें। यहाँ पर गैस का बहरान अलग छाया हुआ है, यहाँ पर गुर्बत बेरोजगारी का अलग छाया हुआ है, हर एक अपनी दुकान चलाकर बैठा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अली, उस औरत के सामने, उस बच्चों के सामने, छोटे बच्चों के सामने उसका बुर्का उतारकर, उसका गौन उतारकर, उसके गले से चेन उतरवाई जा रही है, उसके बच्चे को गोद से उतरवाकर उसके हाथों से चूड़ियां उतरवाई जा रही है। और हमारा माशरा, ये माशरा जिंदा माशरा जिसको आप कहते हैं, ये सारा का सारा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान है ये। और इस कब्रिस्तान में ये जो पुलिस, रेंजर्स, सब लोग यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत, सूबाई वफाकी हुकूमत है, सब मौजूद हैं। हम क्या बोले यार। मैं ये सोच रहा था कि उनके बच्चों के जहन में क्या असर पड़ेगा। आप सोचते हैं कि इस रियासत से, इस हुकूमत से, या यहाँ पर आकर ये बच्चे इस तरीके से मोहब्बत करेंगे कि जब उसकी माँ को इस तरीके से बेआबरू किया जा रहा हो। क्या कहेंगे, जैसे इंसानियत रोजाना की फुल फ्राई। ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इनको सरेआम मारा जाए। ये तो कर ला, ये तो नहीं, कानून से बाहर नहीं बात करें ना अभी। ऑनियर तो कम से कम जज्बात अब कैसी बात है, जज्बात यही सबके, लेकिन आइन और कानून के तहत होनी चाहिए। का निशान तब तक नहीं बनाएंगे, अदालतों के जरिए होगा ना सर। अदालतों में बेल मिल जाती है यार। मैं आपको कल अपने घर का किस्सा सुनाऊं आपको। मेरे अपने भतीजे की गाड़ी, मैंने अब तो वायरल भी हो गई ये बात, मेरे भतीजे की गाड़ी अवतार से 15 मिनट पहले वो नई रीगो थी, पूरा उसका वो खोल लिया। 8-9 लाख का होता है जब वो जो आगे लगा होता है ना, पूरा डैशबोर्ड के साथ उसकी सब चीज़ें लगी होती हैं, और 12 मिनट में खोला। अगवानी था। इतने अवतार में 2-3 मिनट थे। उसके बराबर वाला ऐसे टीवी के साथ साथ वो लगा हुआ था, वो टीवी, तो उसने देख के उसको फ़ोन किया, भाई वो तुम्हारी गाड़ी को पूरा काम हो गया। अब वो निकल के बाहर आया, वो अगवानी, वही वीडियो वायरल है, उसमें है सब जगहों पे। वो निकल के बाहर आया, उसने दरवाज़ा खोला, उधर से अगवानी दूसरे से भागा, ये भी भागा, तो आगे 2 लड़के खड़े थे, इन्होंने पकड़ लिया, उसको कूटा ठीक ठाक। उसके बाद पुलिस बुला ली, उसने कबूल किया मैं 1 साल से ये काम कर रहा हूँ, 12 से 13 मिनट में खोल लेता हूँ। सारे गैर मकामी यहाँ आकर बदमाश। अब उसके लिए पुलिस बुला के पूछ रही है कि भाई ये सारी चीजें जमा कराएं, आपकी ये कोर्ट प्रॉपर्टी बनेगी तो हम इस पे एफआईआर काटेंगे। आज जब एसएसपी से मेरी बात हुई तो उसके बाद तो इसकी एफआईआर कटी है, और वो भी किस तरह कटी है मैं नहीं बताना चाहता, कि मतलब ये तो हाल है इसका। और ये पहली वारदात नहीं थी, पूरी रात उनके पास रहा, 15 मिनट लड़कों ने कुटाई की, उसने सब कुछ कबूल दिया, पूरी रात पुलिस के पास थी, उन्होंने कोई रिकवरी नहीं की कि भाई तुम किसको बेचते हो ये सामान। ये 5 लाख 10 लाख का सामान किसी की गाड़ी से निकाल के, डिफेंस फेज 4 की बात कर रहा हूँ, आप 20,000 का बेच देते हो, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? तो सर ये फिर क्या कर रही है गवर्नमेंट? भाई जो मैंने बोला ना, ऐसे 4-5 फुल फ्राई किए जाएं जो किए गए हैं माजी में। यार बच्चों से चेन छीनने में, यकीन माने मेरा भी वही हाल है जो उनका हाल है, कराची के सब लोगों का यही हाल है, यही हाल है। तो लेकिन इसका क्या हुआ, कानून के अंदर पकड़ के बंद कर दे और वो अदालत में जमानत मिल जाए, वो फिर किसी को छीन रहा हो, तो भाई कोई सजा ऐसी हो जो कुछ चीज़ें इबरतनाक बनानी पड़ती है। अच्छा, जाते जाते प्रोग्राम के आखिर में एक इंटरनेशनल खबर शामिल करते हैं कि रूस ने आलमी सियासत में अमेरिका और मगरब की अजारदारी का खात्मा तरजीह करार दे दिया है। अब खत्ते में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, इसी पर जाते जाते हम बात करेंगे कि खत्ते में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्योंकि रूस की जो नई खारजा पॉलिसी है और उसकी मंजूरी दे दी गई है 42 सफ़ात पर मुश्तमिल, और रूस ने ये साफ़ तौर पर कह दिया है कि अमेरिका और मगरब की जो अजारदारी है वो उसको हमने ख़त्म करना है। अब क्या कहेंगे नवेद ज़ोहरी साहब, रशिया दोबारा पाँव पे खड़ा हो चुका, और ये जो खत्ते में ताकत का तवाज़ुन है आपको डगमगाता नज़र आ रहा है, या कुछ नए ब्लॉक्स बनते नज़र आ रहे हैं और अमेरिका को खुला चैलेंज करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं? पहले तो जब आपने कहा ना कि मैं कोई इंटरनेशनल खबर शामिल कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि ट्रम्प की खबर ना कहीं नहीं, वो ज़ाहिर कल आपने ट्रम्प के ऊपर जिसकी वजह से हुआ है उस पर आपने मना कर दिया था, कहने रमज़ान में कम अज़ कम।
देखें, ये जो चीज़ है, ये नोस्टा दीवार है, और अमेरिका के हाथ से जो वर्ल्ड पावर था उसकी रेत की तरह दुनिया निकल रही है। हालिया चाइना की सऊदी अरब और ईरान की बातचीत कराना, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें वो कर रहा है, और तिजारत अब डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में शुरू हो गई है। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया निकल जाएगी अमेरिका के हाथ से। और अब रूस ने भी पॉलिसी बना ली है, जब रूस, चाइना, भारत, ये सारी चीज़ें एक तरफ खड़ी हो जाएंगी और गल्फ तक कर लिया, तो इनके हाथ में क्या रह जाएगा? कोई तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा सर? देखिए, पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में जो हालात हैं वो असल में इस वक्त अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कुछ भी कशमकश हो रही है, उसी की वजह से हम IMF के पीछे भागे जा रहे हैं और IMF कुछ नहीं दे रही। तो खिते में पाकिस्तान तना नहीं रह जाएगा अगर पाकिस्तान नहीं खड़ा होगा? की सियासत पे पड़ रहा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, तमाम सियासतदानों को छोटे छोटे मसाइल को छोड़ के इस वक्त ये बैठ के फैसला करना है कि हमें किस तरफ जाना है, और ये सबसे अहम फैसला। और ये बर वक्त जितना जल्दी कर लिया जाए इतना अच्छा है, देर से करेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा, मगरिब को भी उन्होंने निशाने पे रख लिया है रशिया ने, अनिस मंसूरी साहब। वो कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ नहीं है, मगरिब की भी इजारादारी का खात्मा हमने करना है। लेकिन जो साथ में ज़ुबैरी साहब फरमा रहे हैं, जो ब्लॉक बनने की बात, उसमें पाकिस्तान को उन्होंने शामिल नहीं किया, तो पाकिस्तान क्या फिर अमेरिका के साथ ही रहेगा? बाकी हमारे खत्ते में फिर ताकत का तवाज़ुन क्या होगा? देखिए अली, ये बहुत अहम सवाल आपने आज पूछा है, और ख़ास तौर पर इस पर बड़ी अहम गुफ्तगू होनी भी चाहिए, हमारे मीडिया में भी होनी चाहिए। मैं चाह रहा था इसके साथ एक और सवाल भी, मैं उसका भी जवाब दूंगा, वो हम ऐड कर लेंगे। सबसे अहम नुकता यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ख़बर दी है ख़ास तौर पर अमेरिका के हवाले से, और वो ये है कि जो बाइडन साहब हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी डेमोक्रेसी के हवाले से, पाकिस्तान ने शरीक नहीं हुआ, शिरकत से इनकार कर दिया। गया नहीं। ये बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन हमारा मीडिया जो है वो उसे उस तरीके से कवर नहीं कर सका। इसराइल की तजारत पे भी बात कर रहे हैं, कोई फैक्ट कह रहा है, कोई नहीं, वो मैं उसकी तफसीलात भी आपको बता दूंगा कि उसमें क्या हुआ है। लेकिन ये एक बड़ा अहम नुकता था, और उसके बाद बाकायदा अमरीकी तर्जुमान को ये बात कहनी पड़ी कि जनाब हाँ, हमें मालूम है वो शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन इससे पाकिस्तान और इनके दरमियान ताल्लुकात में खराबी पैदा नहीं होगी। ये वही वजह है कि जिसकी वजह से IMF हमें कर्ज नहीं दे रहा, ये वही वजह है कि जिसकी तरफ से चीन ने हमें फिर बाद में अभी हमारे कर्जे रिरोल किए, ये वही वजह है कि जिसके बाद चीन और रशिया के सदर के दरमियान तारीख की सबसे तवील मुलाकात हुई, 4.5 घंटे तवील मुलाकात, 2 सदूर की होना, और वो 2 सदूर के जो कि एंटी अमेरिकन समझे जाते हैं, अमेरिका के मुखालिफ समझे जाते हैं, उनकी मुलाकात होना। तो ये खत्ता बदल रहा है, ये सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में, इस खत्ते की नहीं बल्कि दुनिया की सियासत में तब्दीली रूनुमा हो रही है, और इसे हमें गौर से देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इन्हीं, हम एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए कि हम किसी भी ब्लॉक में हिस्सा ना रहे। हमने इन ब्लॉक्स में कूद कर अपने आप को पहले बहुत ज़्यादा गंवाया है, हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। इंडिया की मिसाल ले लीजिए, इंडिया ने दोनों तरफ चला, इंडिया ने दोनों तरफ, अमेरिका के साथ भी था, हमने एक ब्लॉक की तरफ चले और हमने नुकसान उठाया। तो पाकिस्तान को इस हवाले से देखना चाहिए। दूसरा सवाल, आपने दूसरी जो बात हमारी ज़िम्नी निकली थी, वो वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट थी। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पाकिस्तानी ताजिर जो कि यहूदी है, सही, और हम सब उनका नाम भी जानते हैं और हमें मालूम भी है वो कौन है, तो वो यहूदी है, और उन्होंने तिजारत की है इसराइल से। नहीं, वो तिजारत किस तरीके से हुई है, उन्होंने पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट लिया, उन्हें दुबई एक्सपोर्ट किया, फिर दुबई में उनकी कंपनी रजिस्टर्ड थी, उस दुबई और इसराइल के दरमियान तिजारत शुरू हो गई है। तो उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी माल को, अच्छा, इसमें यह बात नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इसराइल के साथ बराह रास्त कोई तिजारत शुरू की है, ये एक ताजिर का काम है, वो एक अलग बात है। लेकिन इसे पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी, खासतौर पे ओरिया मकबूल जहां ने इस तरह से पेश किया कि पाकिस्तान हुकूमत में इसका ताल्लुक उससे नहीं है। मेरे ख्याल में मैं ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे एक्सपोर्ट दुनिया भर में होती है, आपको क्या पता आपकी कितनी चीज़ें आप इसराइली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइल में कितनी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन ये वाया है, डायरेक्ट नहीं है। वाया दुबई होती है, वाया सिंगापुर होती है, बहुत सी चीज़ें इंडियंस ताजिर आपकी बाय करते हैं और री एक्सपोर्ट अपने नाम से करते हैं। ये चीज़ें होती ही हैं और हमेशा से होती आई है। ये इस बात को बस वही है प्याली में तूफान वाली बात। हाँ, लेकिन उसमें बहुत इशू बना और ट्रेंड चलता रहा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका नवाज़ साहब, अनिस मंसूरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम से हम इंशाल्लाह अपने नंबर भी देंगे आपको, आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक भी हो सकते हैं। वो नंबर मैं आपको अगले प्रोग्राम में बता दूँगा इंशाल्लाह। फिर जो भी आपके सवालात हों हमारे सामने रखिएगा, इंशाल्लाह मेरे दोनों मौजूद मेहमान जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दी इजाज़त, मौलाना के बाद।